Indians began to critically question the prevailing attitude towards religion in society. अब जो इंडियंस थे वो सवाल उठाने लग गए कि ये कैसा रिलीजन और सोसाइटी को लेकर कैसी सोच है बाहर के लोगों की, कैसी फॉरेन जहाँ से सब कुछ हमारा बाहर से आया है, वेस्टर्न सारा क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड स्कॉलर्स ऑफ 19th सेंचुरी फेल्ट द नीड फॉर रिफॉर्म्स. और काफ़ी सारे फिर इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स थे, उन्होंने सोचा कि हमें कुछ चेंज लाना चाहिए. अब द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म of communication, printed books, newspaper, magazine, leaflets, pamphlets allowed a greater number of people to participate in debate on issue related to social change. फिर उन्होंने कम्युनिकेशन के नए नए तरीक़ों से इंट्रोडक्शन करने लग गए. बुक्स निकाले, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, पैम्फलेट्स, ये सारे ये निकाले क्योंकि ताकि लोग पार्टिसिपेट करें डिबेट्स में कि हमारी इंडिया में चेंज होना चाहिए, सोशल चेंज आना चाहिए. फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स डिबेटेड द प्रैक्टिस एंड कस्टम्स प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी. और 19th सेंचुरी से फिर जो सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सब कुछ चेंज वेंज किया, उन्होंने प्रैक्टिस कस्टम जो इंडियन सोसाइटी के हैं उन्होंने डिबेट करी कि हमें चेंज करना चाहिए. ये सब रिफॉर्मर्स वर पीपल हु हेल्ड द व्यू दैट इट वाज एसेंशियल टू डू अवे विद अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस. रिफॉर्मर्स वो लोग थे जो सोचते थे कि सारी हमारी जो प्रैक्टिसेस और ये सारी जो चलती आ रही है इंडिया के अंदर, ये हटानी चाहिए. अब The best way to eradicate social evils was to convince the people to change with changing times. और सबसे बढ़िया तरीका ये था सोशल evils जो सारे हम मानते प्रैक्टिस मानेंगे, उसका ये था कि हम लोगों को मनाएं कि जब टाइम बदलता है तो हमें भी बदलना साथ साथ चाहिए. Reformers quoted scriptures to challenge many practices. Thus, they held the view that awareness and Western education would automatically eradicate evils prevailing in the society. और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स वगैरह जो तुम्हारे पुराने ज़माने के हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं उनकी भी काफ़ी सारी जो प्रैक्टिसेस थी वो भी चैलेंज करी. और उन्होंने बोला कि भाई अवेयरनेस आनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है और वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही अगर हम इतनी सारी एजुकेशन देंगे लोगों को तो जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी सोशल इवल्स हैं, वो सारे अपने आप ही सोसाइटी से चले जाएंगे. मोस्ट रिफॉर्मर्स वर ऑफ द व्यूज़ दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन वाज एसेंशियल फ्रॉम द एमेंसिपेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सोशल इवल्स. और काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स को उनको लगता था कि जो वुमेन है उनको थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहिए, उनको थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए. सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी होती वो सोशल इवल्स की. वुमेन रिफॉर्म्स, सती प्रैक्टिस एंड मूवमेंट अगेंस्ट इज. सती प्रथा कहते हैं ऐसे. द मोस्ट हीनियस सोशल इवल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती. सबसे ज़्यादा घटिया, सबसे ज़्यादा ईविल चीज़ थी ये सती प्रथा. इसके अंदर क्या होता है कि जो विडोज़ वर इमोलेटेड अलाइव ऑन देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल. प्रायर जब भी पढ़ा था कि उनको साथ ही जला देते थे अपने जब उनका हस्बैंड मर जाता था. तो द ऑर्थोडॉक्स हेल्ड द व्यू दैट द एक्ट ऑफ सेल्फ इमोलेशन प्रोवाइडेड द विक्टिम्स डेड हस्बैंड्स अ स्पिरिचुअल सल्वेशन. ये जो पुराना ख्यालात ये बताता था कि अगर जो औरत है वो अपने पति के साथ ही जल जाती है तो उसके पति को शांति मिल जाएगी, उसके पति को स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी. द अदर बिलीव वाज दैट द वुमन हु कमिटेड सती वाज रिवर्स्ड एज अ प्योर सोल अ गॉडेस. और ये भी एक भ्रम था उनका कि अगर जो वुमेन सती प्रथा में पार्ट लेती है उसकी एक गॉडेस, एक प्योर सोल हो जाती है, गॉडेस टाइप की सोल में वो रिवर्ट हो जाती है, बैक मार जाती है उसमें. Raja Ram Mohan Roy started the Brahmo Samaj in 1828. He was well versed in Sanskrit, Persian and several other languages and took the lead in raising his voice against this social evil. राजा राम मोहन रॉय इन्होंने ब्रह्मो समाज चालू किया होता 1828 के अंदर. और संस्कृत, पर्शियन और कोई और लैंग्वेजेस में भी बहुत अच्छे थे वो. फिर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर, सती प्रथा के ऊपर अगेंस्ट हो इसके basing his arguments on scriptures, Ram Mohan Roy proved that the practice of sati was neither humane nor sanctioned by ancient text. तो जो राम मोहन रॉय था उसने बताया कि प्रैक्टिस या ऐसा तो कुछ है नहीं लिखा एंशियंट पुराने टेक्स्ट में, ना कहीं ऐसे बात हुई है, ना ही लिखा है, ना ही कोई ये ऐसा हम जो ह्यूमंस हैं हमने ऐसा कोई लिखा है ऐसा, या फिर ऐसा ये कि ह्यूमनिज्म जैसा है, कुछ भी नहीं है ऐसा. ये सिर्फ एक भ्रम है जो हम सारे लोग इतने टाइम से मानते आ रहे हैं.
He also led his campaign against sati through his general संबदा कुमुदी, और एक कैंपेन भी करा था उसने अपनी जनरल के थ्रू, जो न्यूज़पेपर टाइप्स होते हैं, संबदा कुमुदी. अराइवल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक एज गवर्नर जनरल हेल्प दी मूवमेंट अगेंस्ट सती. और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारा उस टाइम पर जनरल गवर्नर था, उन्होंने भी मदद करी इसको हटाने के लिए. 1929 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने पास कर दिया एक प्रोक्लेमेशन कि जो प्रैक्टिस ऑफ सती है, सती प्रथा, इसको हम बैन करते जाएंगे बिल्कुल भी. विडोज एंड रीमैरिज. The condition of widows was quite pathetic. They had to shave their heads and wear white clothes. They could not attend religious ceremonies. They ate only specific kind of food. Since farmers of 19th century raised their views against the pitiable condition of the women. अब जो कंडीशंस विडोज़ की थी वो काफ़ी ज़्यादा घटिया थी, बहुत पैथेटिक थी. उनको अपने सर शेव करने पड़ते थे, वो बिल्कुल टकली हो जाती थी पूरी. वाइट कपड़े पहनने पड़ते थे. कोई भी रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी सेरेमनी, फेस्टिवल्स अटेंड नहीं कर सकती थी. उनको सिर्फ एक ही तरह का खाना खाना होता था. तो जो रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के लिए, उन्होंने आवाज़ उठाई क्योंकि वुमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी थी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओपनली सपोर्टेड कॉज ऑफ विडो रीमैरिज इन बंगाल. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने सपोर्ट किया था कि जो विडो है, जो सारे जिनके पति नहीं होते, मर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, उनको दोबारा से शादी करनी चाहिए, वो कर सकते हैं. Though his intensive study of Shastras proved widow remarriage was not prohibited by Shastras. उसने जो पढ़ रखा होगा शास्त्रास वगैरह के बारे में, उसमें बताया कि जो विडो रीमैरिज है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शास्त्रास में कि ये गलत है करना, हम कर सकते हैं. Orthodox Hindus criticized Vidyasagar, but his unrelenting efforts ultimately led to passing of Hindu Widows Remarriage Act 1856. और जो पुराने ख्यालत के हिंदूज़ वगैरह थे, उन्होंने विद्यासागर को बहुत बुरा माना, बुरा भरा बोला कि भाई ये तो नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मानते आ रहे हैं इतने टाइम से. लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, काफ़ी आवाज़ उठाई, तो हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हो गया. और भी सारे रिफॉर्मर्स हमारे आर्य समाज विवेकानंद, जस्टिस रनेत, दयानंद सरस्वती, इन सब ने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया. वेस्टर्न इंडिया में द रिफॉर्म वाज प्रोपगेटेड बाय विष्णु शास्त्री. अ विडो रीमैरिज एसोसिएशन वाज आल्सो स्टार्टेड इन बॉम्बे 1866. प्रोफेसर D.K. कारवे फाउंडेड अ विडोज होम इन पुणे. तो धीरे धीरे करके फिर इम्प्रूवमेंट हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी. विडो रीमैरिज को लेकर ही एसोसिएशन शुरू हुई बॉम्बे के अंदर 1866 में. एक विडो का होम अलग से फाउंड किया. कंदुकूरी वीरासलिंगम, a leading social reformer from Andhra Pradesh, worked in direction of widow remarriage and the betterment of condition of the widows. तो हमारी कंदुकूरी वीरासलिंगम, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थी आंध्र प्रदेश से, जिसने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, उसके आगे डायरेक्शन में गई ताकि जो कंडीशंस है वुमेन की, विडोज़ की, वो और ज़्यादा अच्छी हो पाए. दादा भाई यूज्ड हिज न्यूज़पेपर रस्त गोफ्तर टू प्रोपगेट विडो रीमैरिज एंड अदर रिफॉर्म्स. और दादा भाई, इन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर रस्त गोफ्तर, इसमें विडो रीमैरिज को आगे इम्प्रूव करने का बोला. और भी अदर कुछ रिफॉर्म्स होंगे. द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इज़ अ सोशल ईविल. और हमारी चाइल्ड मैरिज, जो छोटे लड़कियों की शादी कर देते हैं, ये भी एक हमारा सोशल ईविल था उस टाइम पर. ब्रह्म समाज टुक द लीड एंड स्टार्टेड अ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. ब्रह्म समाज ने इस चीज़ की लीड ली, इस चीज़ को पकड़ा, और इसके अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन्स वगैरह करने शुरू कर दिए. राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर डिमांडेड अ लेजिस्लेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. उन सब ने बोला कि चाइल्ड मैरिज हटाओ. 1872 के अंदर चाइल्ड मैरिज इलीगल हो चुकी थी. 1891 में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड. The main person behind passing of this act was Behramji Malabari. Orthodox Indians and some Indian political leaders protested as they considered this as a deliberate British attempt to interfere with Indian religious and social customs.
अब 1891 में हमारा एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हो गया कि बिना किसी कंसेंट के, बिना किसी के, आप किसी से पूछ के, लड़की से पूछ के, बिना पूछे ऐसे शादी नहीं कर सकते। एज छोटी नहीं होनी चाहिए, एज बड़ी होनी चाहिए। उस टाइम 18 साल हो गई होगी, बट लोग तब भी शादी करवा देते थे छोटे होते हुए भी। तब भी इस टाइम पर शादी होती थी और आज के टाइम भी होती है, भले ही इलीगल है। और जो मेन पर्सन था पास, ये एक्ट पास होने में, उसमें था भैराम जी मालाबारी। और जो पुराने ख्यालात के इंडियंस थे और पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि जो ये तो एक ब्रिटिश का तरीका है, हमारे जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उस पर उससे छेड़खानी कर रहे हैं। शारदा एक्ट, ऑल्सो नोन एज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, वॉज पास्ड इन 1929। और 1929 में एक और एक्ट पास हुआ, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से 18 इज़ द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़। 18 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21। लेकिन उस टाइम तब भी वो नहीं मानते थे। बहुत सारे बच्चों की, तुम्हारे दादा दादी से पूछना कितने में शादी हुई है उनकी भी ऐसे ही छोटी उम्र में शादी कर देते थे। आज भी होती है। Women's education. The women in India were denied formal education and essential from proving their condition. Among the first to campaign for women's education was Henry Louis Vivian DeRosario. जो हमारी औरतें हैं इंडिया की औरतें हैं, उन सबको मना करते थे कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, एजुकेशन क्यों लेनी है, एजुकेशन क्या ज़रूरत है। और वुमेन की एजुकेशन के लिए कैंपेन सबसे पहले हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने करा था। उसके फॉलोअर्स डिरोजियंस, उन्होंने एक बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि जो सोशल इवल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर वो उसके अगेंस्ट लड़ सकें। In 1820, some schools were set up by Christian missionaries for girls, but these schools remained unpopular. कुछ 1820 में कुछ schools भी सेटअप करे गर्ल्स के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, और जो ये स्कूल्स थे वो अनपॉपुलर ही रहे, मतलब ज़्यादा फैले नहीं आगे, ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं हुई उन स्कूल्स की। ये जो मिशनरी स्कूल्स थे वर क्रिटिसाइज्ड फॉर एडवोकेटिंग क्रिश्चियनिटी। अब उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको बुरा बोला क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी पढ़ाते थे। हमारे अभी भी दिल्ली में हैं क्रिश्चियन स्कूल होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स के होते हैं, बॉयज़ के भी होते हैं, कुछ सिर्फ गर्ल्स के भी होते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो वो उस टाइम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। इन इंडिया वेस्टर्न एजुकेशन वॉज इनिशियली प्रमोटेड बाय पारसी कम्युनिटी होगी कोई कम्युनिटी, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था इंडिया के अंदर। दादा भाई नौरोजी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन इन दिस कम्युनिटी। और दादा भाई नौरोजी इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी कि वो प्रमोट कर सकें आगे की लड़कियां पढ़ाई करें। अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, सैयद अहमद खान रेज्ड हिज वॉइस इन फेवर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड रिमूवल ऑफ पुरधा। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट ईजी डिवोर्स एंड पॉलीगैमी विदाउट अ वैलिड रीज़न। और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सैयद अहमद खान, उसने भी अपनी आवाज़ उठाई कि औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और एक पुरधा कोई प्रैक्टिस होती है वो भी हटाओ, और इजी डिवोर्स भी होना चाहिए। पॉलीगैमी की भी अगेंस्ट था। मोस्ट पायनियरिंग एंड इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन गर्ल्स एजुकेशन वॉज द फाउंडिंग ऑफ बिथून स्कूल इन कैलकट्टा बाय J.E.D. Bethune. After the untimely death of J.E.D. Bethune, the work was carried on by Ishwar Chandra Vidyasagar. His greatest contribution was 35 girls' schools in Bengal that he set up between 1857 and 1858 with his own money. और जो बहुत इम्पोर्टेंट उस टाइम पर माना गया था गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, जो एक बेथून स्कूल कैलकटा के अंदर फाउंड किया था, बनाया था J.E.D. बेथून ने ही। और फिर उसके बाद जब वो मर गया था तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसने उसका काम आगे संभाल लिया। उसने 35 गर्ल्स स्कूल बनाए थे 1857 से लेकर 1858 में, खुद की ही पैसों से। महाराष्ट्र के अंदर सावित्री बाई फुल्ले पहली एक वुमेन टीचर थी। 1848 के अंदर सावित्री फुल्ले और उसके हस्बैंड ज्योतिराव फुल्ले ने 5 गर्ल्स के स्कूल खोले थे पुणे के पास और पुणे के आसपास भी।
Higher education. Several college courses were started in 1879. 1879 के अंदर कॉलेजेस वगैरह शुरू हुए. बेथून स्कूल हमारा पहला ही स्कूल था लड़कियों के लिए, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो भी गया, जिसने 35 स्कूल खोल लिए थे, और पहला स्कूल था जो उन्होंने कोर्सेज वगैरह शुरू करे, जो हमारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं. 1880s के अंदर Bethune College produced the first graduate, Kadambani Basu, who became the first female physician of India. उनका फर्स्ट ग्रेजुएट वहाँ पर कौन था? कदम्बनी बसु, जो कि पहली फिजिशियन बनी थी इंडिया की. चंद्रमुखी बसु फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की. वुमेन ऑथर्स. Another notable development was women taking a lead in promoting education and awareness among women. और एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियां ही एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं, लड़कियों के अंदर अवेयरनेस बना रही हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करो, एजुकेशन लो. रश सुंदरी देवी, a homemaker, wrote Amar Jiban, an autobiography in Bengali. रश सुंदरी देवी, उसने अमर जुबान एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसने बंगाली के अंदर. ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम, ये सारी औरतें घर में पढ़ी थी, उसने भी बुक लिखी एक स्त्री पुरुष तुलना. बेगम रोकिया सखवत हुसैन, also educated in Bengali and English, wrote Sultan Stream and condemned restrictions imposed on women. उसने भी ऐसे ही एक बुक लिखी सुल्ताना's ड्रीम, जिसके अंदर उसने लिखा था कि वुमेन्स के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें जहाँ वो एक लड़की को फॉलो करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं. पंडिता रामबाई पहली वुमेन थी जिसने वेदास पढ़े थे, और वेदास पढ़ने के बाद शी चैलेंज दी ऑर्थोडॉक्स पीपल ऑफ द सोसाइटी. उसने जिनकी पुरानी सोच है, गंदी सोच है जिनकी, उनको चैलेंज किया. कैसी सोच है तुम्हारी, अपनी सोच बदलो, टाइम के साथ तो अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी. शी रोट अ बुक ऑन हिंदू विडोज, हाई कास्ट एंड हिंदू वुमेन, उसने भी ये वाली बुक लिखी. शी हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द विडोज इन इंडिया एंड ऑल्सो फाउंडेड अ विडोज होम इन पूना. उसने भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करी, आगे बताई कि जो सारी विडोज़ होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इंडिया में, और उसने एक विडो होम भी ढूंढा था पुणे के अंदर. कास्ट रिफॉर्म्स. कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स वो होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिनको मना करते कि इनको छुओ मत. अनटचेबल्स वो होते हैं. द कंडीशन ऑफ अनटचेबल वॉज इक्वली पैथेटिक. जो हमारी वुमेन्स को लेकर इतनी ज़्यादा गिरी हुई सोच थी, वैसे ही हमारी अनटचेबल्स को लेकर उतनी ही गंदी कंडीशंस थी उनकी भी. द अनटचेबल्स परफॉर्म सेवरल वर्क सच एज रिमूविंग डेड बॉडीज़. क्या काम करते थे वो? तो जो मर जाते हैं उनकी बॉडीज़ हटाना, कुछ मेकिंग लेदर गुड्स, लेदर का सामान होता है उन्हें बनाना, कलर करना उन पे, रोडें साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, नाले साफ़ करना. अपर कास्ट रिगार्डेड देम एज इम्प्योर एंड अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन देम. और जो ऊंची कास्ट के लोग होते थे वो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, उनको बोलते कि तुम इम्प्योर हो, तुम गंदे हो, तुम्हें छूना नहीं चाहिए, और बिल्कुल कहीं पर उनको घुसने भी नहीं देते थे. बिगिनिंग ऑफ द कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट. और अब कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट भी शुरू हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर. द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ as humanism, equality and reasoning, people question the existing inequalities. The British in India brought about some various dynamic changes. 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया हमारे आइडिया स्प्रेड हुए थे ह्यूमनिज्म, इक्वालिटी और रीजनिंग. जैसे हमने वुमेन के उसमें पढ़ा था, वैसे इसमें है कि उन्होंने लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इतने इनइक्वालिटीज़ हैं, तुम ऐसे करते हो, बड़ा छोटा. ब्रिटिश इन इंडिया ब्रॉट अबाउट सम डायनामिक चेंजेस. और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, जो ब्रिटिश थे इंडिया के अंदर, उन्होंने भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए. उनके लॉज जो थे सब कास्ट के लिए सेम थे. फॉर इंस्टेंस अबॉर्ड अ रेलवे कोच क्लासेस ट्रैवल टुगेदर. और दोनों जो क्लासेस थी ऊंची नीची सारी ट्रैवल करती थी साथ के अंदर. इसका मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू मिंगल विद ईच अदर. और इसमें था कि लोग ऊंची कास्ट के हों, छोटे कास्ट के, उनको साथ में जाना पड़ेगा, साथ में बैठना उठना पड़ेगा. इकोनॉमिक पॉलिसीज एज डिस्कस्ड इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स कॉज्ड वाइड स्प्रेड लैंडलेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. Western education introduced Indians to many liberal ideas and made them more aware of the need to reform their society. जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसने भी
इंट्रोड्यूस कर देते इंडियंस को कि कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ आइडियाज़, कुछ कस्टम्स, कुछ रिफॉर्म्स जो हैं जो हमारी सोसाइटी में हम सबको पता होनी चाहिए और अपनी सोच आगे चेंज करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। ये सारी हमारी वेस्टर्न एजुकेशन थी जो हमें उस टाइम मिलती थी और आज तो सबको पता ही है। सम आउटकास्ट कम्युनिटीज़ वर एबल प्रॉस्पर अंडर द ब्रिटिश रूल। और जो कम्युनिटीज़ आउटकास्ट थी, आउटकास्ट मतलब बिल्कुल उनको पूछताछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, बिल्कुल अलग ही थे, वो भी ब्रिटिश रूल के अंदर प्रॉस्पर हुई, आगे बड़ी इम्प्रूव हुई। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड डिमांड फॉर शूज़ इंक्रीज टू कम्युनिटीज़ लाइक मदिगाज प्रॉस्पर्ड। और ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो है हमारी जूतों का डिमांड ज़्यादा हो गया, तो मदिगाज एक कम्युनिटी है वो आगे बड़ी, प्रॉस्पर हुई। सोशल रिफॉर्मर्स ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ऑक्यूपाइज अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन अमंग द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ हिज एज। तो ये आदमी का नाम है। ये भी एक सोशल रिफॉर्मर था जो हमने पीछे पढ़ा था, जिन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर स्कूल्स ढूंढे थे। ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ फ्लावर सेलर्स, जो लोग फूल बेचते हैं उनकी फैमिली के अंदर पैदा हुआ था। ही रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन अगेंस्ट ओपोजिशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस। उसको इंग्लिश एजुकेशन मिली थी, उस टाइम पर उसको इंग्लिश एजुकेशन मिली थी, जबकि जो ऑर्थोडॉक्स हमारे जो उस टाइम पर ख्याल रखने वाले थे ये नई इंग्लिश क्यों अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, या पढ़ाई क्यों करनी है, क्या ज़रूरत है एजुकेशन की। फुले फॉट हार्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्राह्मण्स डोमिनेशन इन महाराष्ट्र। बहुत ज़्यादा लड़ा था वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए और ब्राह्मण्स का डोमिनेशन महाराष्ट्र के अंदर। ऊपर सबसे ऊंची कास्ट है हमारी ब्राह्मण्स। ही ऑर्गेनाइज मैरिजेस विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट। उसने मैरिज ऑर्गेनाइज करवाई। प्रीस्ट होता है ना कि एक चाहिए होता, पंडित चाहिए होता शादी कराने के लिए, वो बिना पंडित की शादी कर लेते हैं। आजकल तो वैसे ही बिना उसके कोर्ट मैरिजेस होती हैं, कोई पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही शादी हो जाती है। फुले प्रोपगेटेड द आइडिया दैट दिस लैंड इन रियलिटी बिलोंग टू द लोअर कास्ट हु वर द नेटिव ऑफ दिस लैंड। उसने बोला कि जो लैंड में हम रह रहे हैं वो सारी लोअर कास्ट को बिलोंग करती हैं, जो इसको लैंड को बिलोंग करते हैं, जो हैं एक्चुअली जो नेटिव्स हैं, इसके जो मेन पीपल हैं। इन द ईयर 1873 ही रोट अ बुक टाइटल्ड गुलामगिरी विच डेडिकेटेड टू अमेरिकन मूवमेंट। 1873 के अंदर उसने एक किताब लिखी गुलामगिरी, जो अमेरिकन मूवमेंट के उसने उस पर लिखा था। उसने he also protested against different forms of social inequalities prevalent in India. He formed the Satyashodak Samaj, whose primary aim was to improve the condition of the oppressed classes. और उसने ये भी प्रोटेस्ट किया था और भी सोशल इनइक्वालिटीज़ और भी सोशल ईवल्स जो कि सोसाइटी में है। उसने सत्यशोधक समाज बनाया था, जिसका मेन एम ये था कि जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो नीची क्लासेस हैं, दबी हुई क्लासेस, जिन लोगों को हमने दबा रखा है, उनको बाहर है, उनकी कंडीशंस इम्प्रूव हो। महादेव गोविंद रानादे एंड रामकृष्ण धंद्राकर ये प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स थे महाराष्ट्र के, मेन पॉपुलर रिफॉर्मर्स थे। 1867 के अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी, प्रार्थना समाज का नाम था, जिसका मेन एम क्या था, अबॉलिशिंग कास्ट सिस्टम, जो कि कास्ट सिस्टम हटा ही दे, होना ही नहीं चाहिए। 1887 के अंदर उन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस निकाली, जिसका काम क्या था, वर्किंग फॉर सोशल रिफॉर्म्स थ्रू आउट द कंट्री। वो सोशल रिफॉर्म्स आगे कंट्री में काम कर सके, चेंज कर सकें, जो भी सारी कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हम मानते हैं, आज भी बहुत मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, इस टाइम थोड़ा सा कम है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी कंट्री में। आज भी बहुत सारी लड़कियाँ अनएजुकेटेड हैं, आज भी हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, किसी कास्ट को नीचा मानते हैं, किसी कास्ट को बहुत ऊंचा मानते हैं, बट ये है कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। उस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था। गोपाल हरि देशमुख, particularly known for his writings in Marathi, was another prominent social reformer from Maharashtra. दूसरा एक social reformer था महाराष्ट्र का, जो अपनी मराठी राइटिंग्स के लिए माना जाता था। He attacked the priestly class in the caste system. He was called लोकहितवादी। अच्छा, जो लोग पहले इतना ज़्यादा करते थे ना कि अगेंस्ट जाते थे चीज़ों के,
उनको यही लोकहितवादी, ऐसे ही लोकहितवादी और भी ज़्यादा टर्म्स होती हैं। अगर हम ज़्यादा अपनी हिस्ट्री में घुसें तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो उन्होंने, जो हमारी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस हैं जो अगेंस्ट थे सबके रिफॉर्मर्स के, उन्होंने बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोली हुई हैं। स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। नरेंद्रनाथ दत्ता, वाइडली नोन एज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस डिसिपल थे। रामकृष्ण परमहंस के डिसिपल मतलब स्टूडेंट थे। आफ्टर एनालाइजिंग इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी ही अटैक्ड प्रेवलेंट सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस। इतना अब इंडियन सोसाइटी को, इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसने जो भी सुपरस्टिशंस थे जो आज भी हैं, पहले भी थे, और जो नीची सोच रखते हैं उन सबको अटैक किया, सबको फाइट किया, एक तरह से बोला वही। ही फर्मली अपोज कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी। उसने भी बोला कि भाई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी अनफॉलो करो, नहीं माननी चाहिए। उसको ऐसा लगता था कि सोसाइटी को अगर हम रिफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम चेंज कर सकते हैं, तो वो सिर्फ या तो एजुकेशन है या फिर हमारी सोशल सर्विसेज हैं। कंदकुरी विरसालिंगम प्रोमिनेंट रिफॉर्मर थी आंध्र प्रदेश की। उसने भी सोशल ईवल्स के अगेंस्ट लड़ाई करी। सोसाइटी में जो भी थी उसने क्या इनकरेज करा था, इंटरकास्ट मैरिज एंड फॉट अगेंस्ट दी कास्ट सिस्टम। आज भी हमारे इंटरकास्ट मैरिज का है कि हिंदू है तो हिंदू में करेगा, हिंदू मुस्लिम में नहीं कर सकता, और मुस्लिम्स में तो होता ही नहीं है ऐसा। मुस्लिम तो मुस्लिम में ही करता है, वो हिंदू में करते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो ये उस टाइम भी था, ये इस टाइम ये वाला तो इंटरकास्ट मैरिज तो आज भी है, आज भी इनकरेज करते हैं कि नहीं होनी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होनी ही नहीं चाहिए, कास्ट में ही करो अपनी, टेढ़ी मेढ़ी मैरिज नहीं करनी। तो उस टाइम इसने ये किया था कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं। और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भाई मेन ये कि ये जो सारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने सब ने सोशल ईवल्स के अगेंस्ट वो गए हैं, उन्होंने लड़ाई करी है, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्होंने एजुकेट किया है लोगों को, ताकि वो आगे ये सारी चीज़ें, आगे की जनरेशन जो हैं जैसे कि हम हैं, वो ऐसी ना हो। उन हमारी जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, जो कस्टम्स जो हम आज भी मानते हैं वो हम ना माने। बट बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मानते हैं। बट यह है कि अगर हम एजुकेशन लेते रहें, सबको एजुकेट करते रहें, तो धीरे धीरे करके हमारी कंट्री भी औरों की कंट्रीज़ के जैसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। विरसालिंगम was responsible for the construction of a temple known as ब्रह्मो मंदिर in 1887 in आंध्र प्रदेश। और एक टेम्पल बनाया था इसने ब्रह्मो मंदिर 1887 के अंदर आंध्र प्रदेश में। और उसने हीठा करिनी स्कूल भी फाउंड किया था 1908 में। चेम्बेती श्रीधारू नायडू इसे ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, विद्या समाज 1864 के अंदर मद्रास में, जो मॉडल्ड ऑन ब्रह्मो समाज। The main aim of this organization was to spread awareness among people regarding prevalent superstitions and to eradicate caste inequalities। इसका भी मेन एम यही था कि वो अवेयरनेस फैला सके, लोगों को बता सके कि ये सुपरस्टिशंस जो हम सारे फॉलो करते हैं हमें नहीं करना चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, और कास्ट इनइक्वालिटीज़ को हटा दो, इरेडिकेट कर दो, बिल्कुल बैन कर दो। पेरियर रामस्वामी, तमिल के अंदर पेरियर यही अच्छा आदमी माना जाता है। A.V. रामस्वामी नायकर was regarded in तमिलनाडु as तंथाई पेरियर। और A.V. रामस्वामी नायकर तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता था, तंथाई पेरियन के। और उसने अपने 25 ईयर्स अपने ज़िंदगी के कहाँ पर दिए थे, सर्विस में ऑफ दी डाउन ट्रॉडन। His sole aim was to spread the importance of education among the lowest strata of society। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बस यही सोशल रिफॉर्म, सोशल ईवल के अगेंस्ट लड़ने में लगा दी, और लोगों को एजुकेट करने में लगा दी कि जो हम ऊपर नीचे ऊंचा नीचे करते हैं कास्ट सिस्टम में, हमें वो नहीं करना चाहिए। उसने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। उसने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स, जो हेगेमोनी है हमारी, जो हमने 4 ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो बना रखी हैं, उसको बुरा भला बोला कि इतना नहीं करना चाहिए हमें, कि ब्राह्मण ऊँचे हैं, क्षत्रिय ऊँचे हैं, शूद्रास कुछ भी नहीं है, उनका तो काम ही ये है।
वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया उसने उसने द्रविड़ा संगम एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो दलित एक नीचे कास्ट है उसके लिए फ़ाइट किया। श्री नारायण गुरु बिलोंग टू दी इस्वाहा कम्युनिटी फ्रॉम केरला से बिलोंग करते थे ये। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम इन हिज अर्लियर ईयर्स ही कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। तो उनको एक्सपीरियंस था जो पहले के सालों में जब उनका एज होगा इतना, तो उनको एक्सपीरियंस था ये जो अप्रेस करते हैं कास्ट जो अप्रेस करते हैं उनको भी करा होगा, तो उनको पता उनको एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, तो उन्होंने आगे काम किया ताकि अनटचेबल्स जो छू नहीं सकते जिन लोगों को हम, उनके बेटरमेंट के लिए उन्होंने संस्कृत लिटरेचर पढ़ी, जहाँ पर जब पढ़ी तब सिर्फ ब्राह्मण्स ही थे जो हम वो सिर्फ पढ़ सकते थे संस्कृत। Another important contribution was the establishment of temples without images of deities। और एक another contribution हुआ कि temples बनाए गए बिना किसी इमेज के, डाइटीज़ हमारे गॉड्स वगैरह जो होते हैं। 1903 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी जिसका नाम था श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम। उसका मेन काम क्या था कि जो टेंपल राइट्स मिल सके अनटचेबल्स हो, क्योंकि जो अनटचेबल्स होते हैं उनको ये था कि हमको टेंपल्स पे नहीं जाना, जो हम खाना खाएंगे आप वो खाना नहीं खा सकते, जो हम पानी पिएंगे आप वो नहीं पी सकते, जहाँ हम बैठेंगे आप वहाँ नहीं बैठ सकते, अगर हम ऊपर बैठ रहे तो आप ज़मीन पे बैठोगे, हर चीज़ मतलब उनको हर चीज़ से रिस्ट्रिक्शंस थी। फेस्टिवल्स में नहीं जाना, कहीं मेला लगा है वहाँ नहीं आना, टेंपल्स नहीं जाना, वॉशरूम में भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, इनके बारे में सबको पता होगा। उन्होंने आर्य समाज ढूंढा था स्वामी दयानंद जी ने 1875 के अंदर, और उन्होंने भी काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स लाए थे। उन्होंने वुमेन और उसकी एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। उनको पता था कि जो वुमेन है उनको भी वेदास पढ़ सकती हैं, उनको भी वेदास पढ़ाने चाहिए, जैसे कि लोग हमारे आदमियों ने पढ़े हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही औरतें भी पढ़ें। महात्मा गांधी हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट लीडर थे, सबको पता है, और उन्होंने भी लोअर कास्ट जो थी उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है। और महात्मा गांधी ने तो बहुत ज़्यादा काम किया है, उनका तो काफ़ी ज़्यादा बिग रोल है इसमें। ही इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। उन्होंने ये सोशल रिफॉर्म्स में उनका नेशनलिस्ट मूवमेंट ही बन गया था। अभी आगे और भी पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि महात्मा गांधी जी ने कैसे मूवमेंट बढ़ाया था हमारा आगे। गांधी जी लॉन्च several campaigns against the inhuman practice of untouchability। उन्होंने भी काफ़ी सारे कैंपेन्स लगाए थे अनटचेबिलिटी के उस पर। इट वॉज गांधी जी who coined the हरिजन and founded ऑल इंडिया हरिजन with a view to abolish untouchability। गांधी जी थे जिन्होंने हरिजन फाउंड किया था, और ऑल इंडिया हरिजन ये से इस व्यू से फाउंड किया था कि मतलब अनटचेबिलिटी को हटा सकें, अबॉलिश कर सकें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल किया था ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम के लिए, और वो हमारे आर्किटेक्ट थे एक तरह के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने ही बनाया था, ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे वो हमारे कमेटी के। members were considered untouchables। he had first hand experience, उनका भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था इम्प्रेसिव कास्ट सिस्टम के अंदर। उन्होंने भी अपने बचपन में या फिर अपने सालों में जितने भी वो जिए हैं फेस किया होगा ये सब। फॉर एराडिकेशन एंड अनटचेबिलिटी ही ऑर्गेनाइज दी ऑल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। मोक नायक लीडर ऑफ साइलेंट क्रिटिसाइज द हिंदू बिलीव्स, और मोक नायक जो लीडर था उन्होंने भी हिंदू बिलीव्स को क्रिटिसाइज़ किया था साथ मिलके। टू प्रमोट दी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और ताकि वह आगे बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें अप्रेस्ड क्लासेस को। बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्टार्ट करी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी कंट्री के अनटचेबल्स को आगे इम्प्रूव कर सके उसके लिए काम करती थी। सिख रिफॉर्म मूवमेंट, सिक्स के अंदर रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड बाय सभास। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग द सिक्स, और उन्होंने
मेन रोल प्ले किया था, ताकि वो सिख के अंदर सरदारों के अंदर एजुकेशन स्प्रेड कर पाएँ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी और अकाली दल, उन्होंने भी मूवमेंट आगे रिफॉर्म किया गुरुद्वाराज वगैरह में पहले के सालों में। फिर जो स्ट्रगल रिजल्टेड इन पास्ट 1925 अकॉर्डिंग टू विच द शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी वाज इन राइट्स टू मैनेज ऑल दी गुरुद्वारास। फिर जो स्ट्रगल है वो फाइनली ख़त्म हो गया 1925 के अंदर, जिनके वजह से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनको सारी राइट्स मिल गई ताकि वो गुरुद्वारास वगैरह सारे मैनेज कर सकें। वुमेन एंड कास्ट रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि कोई रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, उनको दोबारा से लिखना, तो रिफॉर्म करना। कंडीशंस ऑफ वुमेन एंड कास्ट सिस्टम, तो कंडीशंस क्या थी वुमेन लड़कियों की और कास्ट सिस्टम की, हमारे कास्ट हो गए हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें। जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज़ डीप रूटेड इन इंडियन सोसाइटी। सबको पता है कि यहाँ पर लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कि तू हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सरदार है। फॉर सेंचुरीज वुमेन हैव रिमेन्ड सबजुगेटेड इन द मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी। बहुत सेंचुरीज से, बहुत सालों से लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, और जो लड़के होते हैं उनको हमेशा ऊपर दिखते हैं कि नहीं जी लड़का ऊपर होना चाहिए, लड़कियों को नीचे ही रखो, उनको पढ़ाई नहीं करवानी, वो घर के कामों के लिए बनी है सिर्फ। सिमिलरली कास्ट डिफ्रेंसिएशन इज़ ऑल्सो डीप इंट्रेंच्ड इन आर सोशल सिस्टम। उसके जैसे ही कास्ट डिफ्रेंसिएशन है जो हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, वो भी बहुत टाइम से हमारे सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में है। The fourfold caste division was so rigid that it was believed mixing with people of a lower caste lead to the loss of caste status. वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारा कास्ट डिविज़न का कि उन्होंने जो नीच लोग होते हैं, जो नीचे लोअर कास्ट होती है हमारी, उन्होंने बिल्कुल उनका कास्ट स्टेटस बिल्कुल गायब ही कर दिया उन्होंने, कि ये मतलब ये एग्जिस्ट भी करते हैं, ऐसी कास्ट है भी, वरना सब ऊपर वाले ऊंची जिनकी कास्ट होती है सिर्फ वही। देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ मैन एंड वुमेन, और मैन एंड वुमेन की कंडीशंस उन सबकी बहुत अलग थी। मैन एन्जॉयड ग्रेटर राइट्स, आदमियों के पास हमेशा ग्रेट राइट्स थे उस टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर लड़कियों के पास बहुत सारी राइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है हमारी इंडियन सोसाइटी वुमेन की राइट्स के अंदर। दे वर पावरफुल, प्रैक्टिस्ड पॉलीगैमी एंड कुड रीमैरी व्हेन वाइफ डाइड। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते थे कि मतलब एक से ज़्यादा औरत से शादी कर सकते थे और दोबारा से शादी कर सकते थे जब उनकी बीवी मर जाए तो। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पर गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एन अर्ली एज। लड़कियों को छोटी एज होती 12-13 साल, मैक्स टू मैक्स 14-15 में शादी कर देते पहले तो, बट अब तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, आप नहीं कर सकते शादी। 21 ईयर एज हो गई अब। Due to this, they lost their childhood, and if her husband died, the rest of her family became a curse. और इसी की वजह से वो अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन सब खो दिया उन्होंने। और अगर उनका पति मर जाता है तो पूरी ज़िंदगी वो एक श्राप, ये एक तरह से मर गया तो वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, वो ऐसे ही रहेगी। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, विडोज वर बर्न्ड अलाइव ऑन देयर हस्बैंड्स फ्यूनरल प्रायर। और कुछ पार्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में तो जो विडोज़ वगैरह होती हैं, जिनके पति मर जाते हैं, वो उनको तो साथ जिंदा जला देते थे उनके जब हस्बैंड्स का वो फ्यूनरल वगैरह होता है ना, लोगों के जलाते हैं, तो उसी के साथ बैठ के वुमेन भी जल जाएगी। द विडोज़ नॉर्मली लेड अ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ, और जो विडोज़ वगैरह होती थी उनको बड़ी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ, बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ होती है उनकी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये भी नहीं करना उस टाइम पर। They were not allowed to participate in weddings and festivals and were considered as a bad omen. और उनको वेडिंग, शादियों में पार्टिसिपेट नहीं करना, कोई फेस्टिवल नहीं मनाने देना, और उनको बहुत ज़्यादा एक बैड ओमन माना जाता था, बैड लक। what led towards reforms? अब ऐसा क्या हुआ जो सारे चेंजेस वगैरह आने लग गए, क्यों रिफॉर्म्स हुए?
इंग्लिश एजुकेशन एंड चेंज 19th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी. द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़, ह्यूमैनिज्म, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअलिज्म मार्क्ड ऑन द बिगिनिंग ऑफ चेंज इन इंडियन सोसाइटी. वेस्टर्न आइडियाज़ आए, जो बाहर के आइडियाज़ हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए, ह्यूमंस की भी रिस्पेक्ट होती है, हर एक इंडिविजुअल उसकी अपनी राइट्स हैं, उसके अपने रूल्स हैं, सब ये सारी चीज़ें हमारा बाहर से आया है. इंडिया में ऐसा पहले कुछ भी नहीं था. इंडियंस बिगेन टू क्रिटिकल